आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोशन मोटिवेशन विद स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिकी का चैप्टर 6 ऊर्जा का स्रोत, जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए सारा व्यक्ति क्वेश्चन आज खत्म करते हैं इसका। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर जल ऊष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। मतलब कि सौर जल ऊष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए कौन से दिनों में नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर बादल वाले दिनों में हम लोग नहीं कर सकते उपयोग। कौन से दिनों में बाबू? तो बादल वाले दिनों में। बादल वाले दिनों में अब देखिए कैसे नहीं करेंगे। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर ये सौर जल ऊष्मा के नीचे ट्यूब लगा हुआ है इसका। यहाँ से देखिए यहाँ से ये पानी निकलेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग पानी इसमें डालेंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए सूर्य की रोशनी यहाँ पर आएगा। तो बादल वाला दिनों में नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए अगर बादल बीच में आ जाएगा तो सूर्य की रोशनी तो इस ट्यूब पर पड़ेगा ही नहीं, तो पानी गर्म कैसे होगा। तो इसीलिए हम लोग बादल वाले दिनों में सौर जल ऊष्मा का पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण, तो सबसे पहले जानेंगे जीव द्रव्यमान कहते हैं किसको। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बायोमास। क्या बोलते हैं? बायोमास। जो करोड़ों वर्ष पहले धरती के अंदर जीव जंतु जो अंदर चले गए थे उसी से हम लोग कुछ प्राप्त होता है। तो बाबू देखिए नाभिकीय ऊर्जा, ये पूछता कौन प्राप्त नहीं होता। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। तो प्राप्त कौन कौन होगा? तो देखिए प्राप्त होगा पेट्रोलियम, गोबर गैस और कोयला, ये सब प्राप्त होगा, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत करने का मतलब कि जिसको हम लोग करोड़ों वर्ष तक उपयोग कर सकते हैं, यानी खत्म होगा तो फिर हम उसको उपयोग कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर लकड़ी, लकड़ी जो है वो नवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न है, सौर पैनल बनाया जाता है। सौर पैनल बनाया जाता है कैसे? तो अनेक सौर सेलों को संयोजित कर कर। कैसे बनाएंगे? अनेक सौर सेलों को जोड़कर या संयोजित कर कर बोल सकते हैं, ठीक है। सौर पैनल कैसे बनाएंगे? तो अनेक सौर सेलों को जोड़कर बनाएंगे। इसका उपयोग किया जाता है बिजली को उत्पादन करने में, सौर पैनल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा ये पवन चक्की है, तो इसको चलाने के लिए पवन का चाल लगभग कितना होना चाहिए। तो पहले समझेंगे कि ये जो पवन चक्की, इसके पीछे एक विद्युत जनित्र लगा रहता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस पंखे को घुमाने के लिए कितने पवन की आवश्यकता होती है? तो करीब 15 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से पवन की हवा की जो चाल होती है उतना होनी चाहिए। कितना किलोमीटर पर घंटा? तो 15 किलोमीटर पर घंटा हवा की चाल होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो देखिए किसका अर्थ जल होता है बाबू? तो हाइड्रो। हाइड्रो का जो अर्थ होता है वो जल होता है। अब पूछेगा जल का सूत्र क्या होता है। तो जल का सूत्र होता है H2O, ठीक। और कभी को पूछता है भारी जल का सूत्र बताइए। तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। ये है भारी जल और ये है सिर्फ जल। चलिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक सभी को जानते होंगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक। देखिए यहाँ पर लिखा है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, और ताप का होता है केल्विन, और न्यूटन का होता है बल्ब। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न यहाँ पर है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है। यानी ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत बताना है। तो अनवीकरणीय स्रोत किसे कहेंगे? जो करोड़ों वर्ष तक उपयोग नहीं कर सकते, यानी एक वर्ष उपयोग करेंगे तो वो दोबारा उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसका मतलब कोयला हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? कोयला। अगर कोयला खत्म हो जाएगा तो इसको दोबारा उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, इसको दोबारा उत्पादन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पवनों का देश है। पवनों का देश है। तो बाबू हम लोग डेनमार्क को कहते हैं पवनों का देश। किसे कहेंगे? डेनमार्क को कहेंगे पवनों का देश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल मार लीजिए, बिहार बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकता है। पवनों का देश किसे कहते हैं? तो डेनमार्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या हो जाएगा? तो सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। सभी जीव जंतुओं के लिए अंतिम स्रोत होता है कौन? तो सूर्य होता है।
अगला प्रश्न है सौर सेल में उपयोग होता है। सौर सेल सभी लोग देखे होंगे जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है। सौर सेल में देखिए सिलिकॉन सिलिकॉन उपयोग किया जाता है सौर सेल में, ठीक है। उसे बनाने में भी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। देखिए ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या चीज है, तो वो भी कोयला है। क्या है, कोयला ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा है। स्वच्छ ऊर्जा कहने का मतलब कि जो प्रदूषणकारी नहीं होगा, तो प्राकृतिक गैस। क्या प्राकृतिक गैस मतलब कि क्या, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है जो बहुत ही स्वच्छ ईंधन होता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। तो इथेनॉल का हम लोग उपयोग कर सकते हैं ईंधन के रूप में। किसको, तो इथेनॉल को। अब आता है इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो देखिए सभी को जानते होंगे C2H5OH इथेनॉल का सूत्र होता है, ठीक है। तो पूछे इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, मारेंगे C2H5OH। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, CNG, LPG, बायोगैस और कोयला। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ईंधन है जो खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है CNG। तो CNG के बारे में जानेंगे। CNG का फुल होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यानी कि यह है संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। फिर दूसरा ऑप्शन है LPG। LPG कहने मतलब कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे कहते हैं द्रव्य प्राकृतिक गैस, जो खाना बनाने के लिए उपयोग में कर सकते हैं। जो हम लोग चूल्हा जलाते हैं घर में गैस, वो LPG गैस ही होता है। फिर उसके बाद है बायोगैस। तो बायोगैस देखिए गोबर गैस है, इसमें से इससे भी हम लोग खाना बना सकते हैं, कोयला पे भी खाना बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, CNG गैस मेरा आंसर हो जाएगा। CNG गैस का उपयोग करते हैं हम लोग गाड़ी वाहन चलाने के लिए उपयोग करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारी आकाश गंगा की आकृति सामने से कैसी होती है। आकाश गंगा सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम लोग उसको मिल्की वे। क्या कहते हैं, मिल्की वे। तो मिल्की वे की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो सर्पिला आकार होती है। कैसी होती है, सर्पिला आकार होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आकाश गंगा की आकृति कैसी है, तो मारेंगे हम लोग क्या, सर्पिला आकार होती है। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में कौन प्रयुक्त होता है, तो कैडमियम का क्षार। क्या प्रयुक्त होगा, कैडमियम का क्षार। ये नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करता है, कैडमियम का क्षार। फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी स्रोत, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो CO2 होती है। कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है, कहने मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा हमको प्राप्त करना है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बाबू, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है यूरेनियम। फिर बायोगैस का मुख्य अवयव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या चीज होता है, तो मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। और देखिए मीथेन का सूत्र क्या चीज होता है, तो CH4। मीथेन का रासायनिक सूत्र पूछ देगा, CH4 मारेंगे। और पूछेगा बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन गैस ही होता है। उसके बाद है प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता। देखिए प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या चीज होती है, तो बढ़ जाती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलेगी तो हो जाएगी सौर सेल, क्योंकि सौर सेल ही विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा में बदलती है। उसके बाद जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या चीज है, तो देखिए जीवाश्म ईंधन का यहाँ पर ऑप्शन देगा बाबू, कोयला, कोयला देगा। उसके बाद दे देगा यहाँ पर पेट्रोलियम। उसके बाद दे देगा प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस, और लास्ट में दे देगा इनमें सभी। इनमें सभी देखिए जीवाश्म ईंधन, देखिए पेट्रोल, कोयला भी है जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, और नेचुरल गैस भी जीवाश्म ईंधन है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण तो होता है कितना,
200 मेगावाट कितना होता है? 200 मेगावाट होता है। किसी भी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है कितना? तो 200 मेगावाट MeV। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 गुने 10⁻⁻19 जूल। याद रखिएगा जूल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 गुने 10⁻⁻19। याद रखिएगा -19। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज खा जाते हैं, तो पावर रहेगा -19 और जूल में रहेगा। उसके बाद है यहाँ पर है, किसी भारी नाभिक के दो छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को काजी कहते हैं? देखिए, किसी भारी नाभिक के दो छोटे छोटे टुकड़े की क्रिया को काजी कहेंगे? तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। काजी कहेंगे? नाभिकीय विखंडन कहेंगे। नाभिकीय विखंडन कहते हैं जब दो भारी कण एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे कणों में बिखर जाएंगे, तो उसे कहते हैं हम लोग नाभिकीय विखंडन। विखंडन में होता है टूटना। चलिए, उसके बाद यहाँ पर है, भारत में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसतन कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? भारत में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसतन कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी सौर ऊर्जा कितना प्राप्त होता है? तो देखिए, 4 से लेकर 7 किलोवाट घंटा। कितना किलोवाट घंटा? ये भारत में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसतन सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। कितना? तो 4 से लेकर 7 किलोवाट घंटा में होती है। तो चलिए, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था फिजिक्स का, लेसन 6 का। तो देखिए, फिजिक्स आज भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो आप ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।